हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन जायसवाल और आज से हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है जो कि है आरसीसी। तो आरसीसी में आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा लिमिट स्टेट मेथड। तो देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है लिमिट स्टेट मेथड। तो जान लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लिमिट स्टेट मेथड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, हम लिमिट स्टेट क्या होता है ये जानेंगे, इसके हमारे 2 पॉइंट हैं ये भी जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड क्या है। फिर इसके आगे हम मटेरियल को जानेंगे कि मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ क्या है, ये सब जानेंगे। फिर इसके आगे हम जानेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन क्या है कंक्रीट के लिए, वो जानेंगे। इसके आगे हम जो लिमिट स्टेट मेथड्स में हमारी एजम्पशन है उनको जानेंगे। इसके आगे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे जो भी हमारी रहेगी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज इतना हम अच्छे से जान लेते हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ARP एजुकेशन पॉइंट में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए कि लिमिट स्टेट क्या होता है, मतलब सीमांत स्थिति क्या होता है। तो देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर के फेल होने से पूर्व तक इसकी सेफ्टी व सर्विसिबिलिटी की स्वीकार्य अवस्था को लिमिट स्टेट कहते हैं। मतलब कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है वो किस स्टेट तक, किस अवस्था तक सुरक्षित है, सेवा देने के योग्य है, तो इसी हम स्टेट को बोलते हैं लिमिट स्टेट। अब लिमिट स्टेट्स में हमारी 2 बातें आती हैं। जो पहला है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो इस स्टेट का मतलब क्या है, देखिए इसके अंतर्गत हम क्या क्या कंसीडर करते हैं। बेंडिंग पर, कंप्रेशन पर, शियर पर, टॉर्जन पर हम विचार करते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब क्या है कि इस स्टेट पर आने के बाद कोई भी हमारा स्ट्रक्चर फेल होने से पूर्व वार्निंग नहीं देगा, बल्कि वह कोलैप्स हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। फिर इसी में हमारा दूसरा स्टेट आता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इसमें देखिए हमारा क्या क्या कंसीडर किया जाता है। डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, कॉर्जन, वाइब्रेशन। तो इन्हीं बातों पर विचार किया जाता है। इसके मतलब इस स्टेट का मतलब क्या है कि इसमें जो भी हमारा मेंबर होता है वो सर्विस के योग्य नहीं होता है, मतलब सेवा देने योग्य नहीं होता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। तो इसके कैसे फेल होता है, इसमें क्रैकिंग आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया और कुछ ऐसे आ जाएंगे जिसके हम फेल मान लेंगे, लेकिन वो हमारा स्ट्रक्चर टूटा नहीं रहेगा। फिर हम जान लेते हैं कि आरसीसी मेंबर को डिजाइन करने की क्या क्या मेथड्स हैं। तो देखिए, किसी भी आरसीसी मेंबर को डिजाइन करने के लिए हमारी मेनली 3 मेथड्स होती हैं। पहला हमारा होता है वर्किंग स्टेट मेथड, दूसरा होता है अल्टीमेट लोड मेथड, तीसरा होता है लिमिट स्टेट मेथड। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा लिमिट स्टेट मेथड। तो इस लिमिट स्टेट मेथड में हम जान लेते हैं कि आखिर लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है। तो देखिए, इसकी डिफिनेशन क्या है कि वह मेथड जिसमें आरसीसी मेंबर के डिजाइन में स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ के साथ साथ इसकी सर्विसिबिलिटी एवं सेफ्टी का भी ध्यान दिया जाता है, तो ऐसे मेथड को हम लिमिट स्टेट बोलते हैं। तो इस मेथड में हम जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्ट्रेंथ को तो कंसीडर करते ही हैं, उसके साथ साथ उसकी सेफ्टी सर्विसिबिलिटी पर भी क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। तो इसे बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। अब इसके आगे हमारा मेन जो है इस चैप्टर का स्टार्ट है। अब सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कुछ हम बेसिक टर्म जान लेते हैं कि मटेरियल स्ट्रेंथ। अब देखिए, हमारा जो आरसीसी मेंबर होता है उसमें मेनली 2 चीज़ यूज होता है। पहला होता है कंक्रीट, दूसरा होता है स्टील। तो देखिए, कंक्रीट की स्ट्रेंथ हम कैसे जानते हैं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं FCK। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हिंदी में इसको बोलते हैं कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। दूसरा है जो हमारा FY, ये क्या है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ भी बोलते हैं स्टील की। तो ये देखिए, हमारे जो स्ट्रेंथ को डिनोट करने के ये क्या है, हमारे एक तरह से समझिए सिंबल है। तो अब देखिए,
जो भी हम रियल लाइफ में किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ मानेंगे या मटेरियल की स्ट्रेंथ मानेंगे, उसकी हम ये नहीं मानेंगे, उस पर कुछ ना कुछ फैक्टर आप सेफ्टी लगाएंगे। क्यों फैक्टर आप सेफ्टी लगाएंगे? ऐसा इसलिए ताकि कोई भी चीज़ हम ये जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, लैब में प्रयोगशाला में उसकी निकलती है, लेकिन रियल लाइफ में वो उतनी स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की आती नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। तो हम जो भी आगे इस एलएसएम में मतलब लिमिट स्टेट मेथड में जो भी हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे वो डिजाइन स्ट्रेंथ पर ही हम क्या करेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ के ही बेसिस पर हम पूरी इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपान पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब इन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ होता है। डिजाइन स्ट्रेंथ से क्या होता है कि इसके आगे हमारी और भी स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर की, लेकिन इससे पहले ही हम क्या करेंगे, फेल मान लेंगे। तो डिजाइन स्ट्रेंथ तक हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को लोडेड कर सकते हैं, उसके आगे हम लोड नहीं करेंगे। तो देखिए अब कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी होती है ये जान लेंगे, फिर स्टील की जान लेंगे। तो हम जान लेते हैं कि कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है। तो देखिए कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ जो भी हम आगे यूज करेंगे वह 0.446 यूज करेंगे एफसी के। आप बाद में ये ध्यान दीजिएगा हमने क्यों यूज किया। तो पहले जान लीजिए आखिर कैसे डिजाइन स्ट्रेंथ आया। तो देखिए कंक्रीट पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 बार लगाते हैं। कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वह 1.5 होता है। अब देखिए यह फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 2 बार अप्लाई करते हैं। पहले जो हम अप्लाई करते हैं क्योंकि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो प्रयोगशाला में निकाली जाती है। अब देखिए वो हमारी साइड पर तो प्राप्त होगी नहीं वो स्ट्रेंथ, तो इसलिए एक बार हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं तो हमारा आता है उसका स्ट्रेंथ 0.6 एफसी के। अब दोबारा हम इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं क्योंकि हम ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं वो एक फिक्स शेप पर निकालते हैं, क्यूब पर। तो हर अलग अलग शेप के लिए जो हमारी स्ट्रेंथ होती है अलग अलग होती है, तो इसलिए हम एक बार पुनः फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं 1.5। तो हमारा रियल में जो हमारा कंक्रीट के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ आता है वो कितना आता है, 0.446 एफसी के। तो आगे हम इसी का कंक्रीट के स्ट्रेंथ के लिए यूज करेंगे। फिर है स्टील के लिए क्या होती है डिजाइन स्ट्रेंथ। तो देखिए स्टील के लिए हमारी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1.15 होती है। तो हम स्टील के लिए जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिए तो ये आया 0.87 FY। तो हम आगे स्टील की जब हम स्ट्रेंथ आपको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.87 FY। आप इसको आगे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम जान गए कि डिजाइन स्ट्रेंथ किसके लिए क्या है। तो कंक्रीट के लिए क्या है 0.446 एफसी के, स्टील के लिए है क्या 0.87 FY। अब हम जान लेते हैं कि कंक्रीट के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशनशिप है। ये हमें जानना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे जब हम आपको एजम्पशन बताएंगे तो आप उसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो ये देखिए हमारी एक्स एक्सिस जो है स्ट्रेन को डिनोट कर रही है और जो वाई एक्सिस जो डिनोट कर रही है स्ट्रेस को डिनोट कर रही है। तो देखिए हम जो वर्किंग स्ट्रेंथ में मेथड में जानते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रेस डायग्राम होता है क्या होता है, लीनियर होता है, कुछ ऐसे होता है, ऐसे कुछ हमारा लीनियर होता है। लेकिन हमारा जो एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड में जो हमारी स्ट्रेस डायग्राम होती है वो हमारा लीनियर ना होके कुछ ऐसे आधा पैराबोलिक, फिर वो क्या होती है, ये ऐसे कुछ होती है। तो इसको हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो कंक्रीट में मैक्सिमम जो हमारी स्ट्रेन आ सकती है वो कितना आ सकती है 0.0035 या 0.35%। तो देखिए कंक्रीट में जो भी हम जब तक हमारा 0.002 स्ट्रेन आता है मतलब प्रूफ स्ट्रेस तक, तो हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन में कर्व बनता है वो पैराबोलिक बनता है कुछ ऐसे। लेकिन जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा और स्ट्रेन
बढ़ता जाएगा तो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच जो हमारा रिलेशन आएगा वो क्या होगा, आगे रेक्टेंगुलर आ जाएगा। देखिए इतना जो रीजन हमारा होगा रेक्टेंगुलर और इतना जो हमारा रीजन होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक। तो ये हमारा कुछ इसमें रिलेशनशिप है। अब देखिए जान लेते हैं इसमें हमें 3 क्यों कर्व दिखाए हैं। तो पहला है एफ सी के, ये हमारी कंक्रीट की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। दूसरा हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया, क्यों, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। दोबारा हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, क्यों, साइज चेंज के लिए। तो इस प्रकार से हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशनशिप है कंक्रीट के लिए। इसीलिए हम लिमिट स्टेट मेथड में हमारी जो स्ट्रेस डायग्राम होती है वो लीनियर ना होके पार्सली रेक्टेंगुलर एंड पार्सली पैराबोलिक होती है। इसके आगे हम एजम्पशन पढ़ लेते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड में क्या क्या एजम्पशन होती हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड में हमारा जो पहला एजम्पशन होता है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर आफ्टर बेंडिंग। मतलब कि जब भी हमारा मेंबर पर लोड आएगा तो बेंडिंग के पहले भी हमारा अगर कोई सेक्शन प्लेन था तो वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेगा। जैसे ये देख सकते हैं बेंडिंग के पहले हमारा सेक्शन क्या है, प्लेन है, और जब हमारा ये स्ट्रक्चर बेंड हो गया तब भी देखिए हमारा ये सेक्शन क्या है, प्लेन ही है। तो इस प्रकार से ये हमारी एजम्पशन है पहली। फिर दूसरा जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है कि कंक्रीट की तनन सामर्थ्य पर विचार नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है कंक्रीट बियर नहीं करती है, बल्कि वह क्या हमारी स्टील बियर करती है। फिर इसके आगे है कि बेंडिंग में कंक्रीट की आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 0.0035 या 0.35% ली जाती है, चाहे किसी भी ग्रेड की कंक्रीट हो। हमने आपको अभी वो पीछे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में बताया कि कंक्रीट में कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन आ सकती है वो कितना आ सकती है, 0.0035। तो यही बात इसमें बताया गया है। फिर अगला जो हमारा एजम्पशन है कि स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम में हमारा जो स्ट्रेन डायग्राम होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, जबकि जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम होता है पार्सली पैराबोलिक और रेक्टेंगुलर होता है, जो कि हम आपको पीछे रिलेशनशिप में बताए थे। तो देखिए कैसे होता है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा ये स्ट्रेन डायग्राम है, ये देख सकते हैं इसमें वेरिएशन कैसा है, लीनियर है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। फिर हमारा अगला है स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ कंप्रेशन जोन में कुछ हमारा रीजन रेक्टेंगुलर है और कुछ रीजन जो हमारा है इसमें पैराबोलिक बना है। तो यही बोला गया है कि स्ट्रेन डायग्राम हमारा लीनियर होगा और स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा, पार्सली रेक्टेंगुलर एंड पार्सली पैराबोलिक। फिर इसके आगे जान लेते हैं हम कि कुछ और एजम्पशन। तो यहाँ लिखा गया वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाली बात कि डिजाइन के लिए कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ की 0.67 गुना ली जाती है और इस पर पुनः क्या कर दिया जाता है, एक बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लगाया जाता है। तो इसके बाद जो भी हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट की कितनी आती है, मेनली 0.446, यही हमारी एजम्पशन है। एक बार हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, क्यों, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। दूसरी बार हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया शेप चेंजेस के लिए। फिर इसके आगे हमारा है कि डिजाइन के लिए स्टील की स्ट्रेंथ हम कितने लेते हैं, उसकी इल्ड स्ट्रेंथ की 0.87 गुना लेते हैं। क्यों, क्योंकि उस पर एक बार हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं 1.15। तो इस प्रकार से हमारी जो आती है स्टील की स्ट्रेंथ वो कितनी आती है, 0.87 FY आती है। इसके आगे हमारे कि सेक्शन के टेंशन रेनफोर्समेंट में फेलर के समय मैक्सिमम स्ट्रेन निम्न से कम नहीं आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ दो बातें हैं। हमने आपको अभी बताया कि कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी आ सकती है, 0.0035, और यहाँ पर एजम्पशन में बताया जा रहा है कि हमारी फेल होने से पहले किसी भी टेंसाइल रेनफोर्समेंट में इससे, ये जो हमारा फार्मूला है, इससे कम स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। मतलब इससे अधिक आएगा या इसके बराबर आएगा, इससे कम नहीं आएगा। अब इसको समझ लेते हैं क्या। ईएस हमारा क्या है, स्ट्रेन है। ईएस क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट है।
एफ वाई क्या है, स्टील की हमारी यील्ड स्ट्रेंथ है 0.8 से। अब देखिए यहाँ पर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखिए यहाँ पर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, जब हम डिवाइड करके 0.87 भी लिख सकते हैं। तो दोनों फार्मूला हमारा एक ही है, बस उसको डिनोट करने का तरीका अलग है। तो ये आप देख सकते हैं हमने कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेन आया है 0.0035, और जो टेंसाइल में हमारा मतलब स्टील में जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा कितना आएगा 0.87 एफ वाई अपान ई एस प्लस 0.002। इससे अधिक आ सकता है लेकिन इससे कम नहीं आ सकता है। और देखिए हमने स्ट्रेस डायग्राम में भी दिखा दिया है कि कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी जाएगी 0.446, और स्टील की हम मैक्सिमम जो अभी कंसीडर करेंगे स्ट्रेंथ कितनी लेंगे 0.87 एफ वाई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद ये स्ट्रेंथ है। फिर हमारा अगला एजम्पशन है कि स्ट्रक्चर की फेलियर तक स्टील और कंक्रीट में बॉन्डिंग परफेक्ट होती है। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए हमारा कोई भी आरसीसी मेंबर होगा तो उसमें क्या होगा, कंक्रीट और जो भी हमारी रेनफोर्समेंट होगी उनके बीच बॉन्डिंग होगी, तो वो बॉन्डिंग फेलर होने से पहले तक उन दोनों के बीच क्या होगी, बॉन्डिंग परफेक्ट होगी, किसी भी प्रकार की हमारी फिसलन नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा एजम्पशन खत्म हो गया। इसके आगे हम जानेंगे कि कुछ फार्मूले जानेंगे, इसके बाद हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और सारे हम जो भी एलएसएम में हमारा आगे टॉपिक है इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम अगला वीडियो में अगर कुछ भी मिस्टेक्स हैं तो हम उसको सुधार कर सकें। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए। थैंक यू।